हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अमल और आप लोग देख रहे हैं निवेश की बात यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं इंडिया यानी भारत के सबसे बड़े कंपनी का, जो कि है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस वीडियो में हम लोग कंपनी के जर्नी से लेके बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल रिपोर्ट तक सब कुछ के बारे में डीपली एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लर्न देन अर्न। 1960 में कंपनी स्टार्ट हुआ था छोटा सा एक टेक्सटाइल बिजनेस से, और 1977 आते आते कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया था, जो कि 7 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ था उस वक्त। 1980 साल में कंपनी ने तैयार किया पातालगंगा में भारत का सबसे बड़ा पॉलिएस्टर प्लांट, और उसी वक्त पेट्रोकेमिकल बिजनेस ने भी इन रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एंट्री ली। 1990 से 2000 साल तक कंपनी ने बहुत ही ज्यादा यानी हेवी एक्सपेंशन किया रिफाइनिंग बिजनेस में, जो कि है जामनगर में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग प्लांट है। लेकिन साल 2002 में धीरूभाई अंबानी जी चल बसे और रिलायंस के 2 हिस्सों में बंटवारा हो गया, और 2010 में आया रिलायंस जियो टेलीकॉम सर्विस, जिसमें मैसिव डिसरप्शन आया इंडियन टेलीकॉम बिजनेस में, और रिलायंस ने रिटेल बिजनेस में भी इसी टाइम पे एंट्री ली। 2019 साल में रिलायंस ने ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जियो सर्विसेज के अंदर। 2020 में कंपनी ने फोकस किया है न्यू एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और टेक इन्वेस्टमेंट्स को लेके। तो यहाँ तक था अभी तक का कंपनी का जर्नी। तो आइए अब नजर डालते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर। रिलायंस कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही अलग अलग जगह से आता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट है। एक्चुअली इसको वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस में हम लोग कहते हैं। नंबर 1 है ऑयल टू केमिकल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में O2C बोला जाता है। ये सेगमेंट में आता है रिफाइनिंग प्रोसेस, पेट्रोकेमिकल्स, फ्यूल्स और पॉलीमर्स। कंपनी का जहां से आता है 40% रेवेन्यू। कंपनी का क्रूड ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे, यानी कि 14 लाख बैरल्स पर डे। सेकंड नंबर पे है रिटेल बिजनेस। इस सेगमेंट में आता है ग्रोसरी स्टोर्स, क्लोथिंग शॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मेसीज। कंपनी का जहां से आता है टोटल 25% रेवेन्यू। कंपनी के पास फिलहाल 15,200 स्टोर है, जो कंपनी खुद ऑपरेट करता है, और अप्रोक्सीमेटली इस सेगमेंट में कंपनी के पास 19 करोड़ कस्टमर्स है। तीसरे नंबर पे है डिजिटल सर्विसेज। इस सेगमेंट में आता है जियो मोबाइल नेटवर्क, जियो फाइबर इंटरनेट, एप्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। कंपनी का जहां से आता है 15% रेवेन्यू, और कंपनी के पास फिलहाल 41 करोड़ सब्सक्राइबर्स है। चौथे नंबर पे है अदर सेगमेंट। इस सेगमेंट में कंपनी का एक मीडिया चैनल है और जियो पेमेंट सर्विसेज जैसा फाइनेंशियल सर्विसेज है, जिसमें से बहुत ही छोटा सा एक रेवेन्यू आता है। और पांचवा नंबर है न्यू एनर्जी का। ये सेगमेंट रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसके अंदर सोलर पावर, ग्रीन हाइड्रोजन एंड बैटरीज आता है। अभी इधर से यानी कि इस सेगमेंट से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। ये सेगमेंट सिर्फ R&D प्रोसेस में है। तो ये रहा कंपनी का बिजनेस मॉडल। अब आइए थोड़ा कंपनी का प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में जानते हैं। नंबर 1 सबसे पहले आता है ऑयल टू केमिकल्स। इसके अंदर आता है पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, प्लास्टिक्स, पॉलिएस्टर और केमिकल्स। दूसरे नंबर पे आता है टेलीकॉम सर्विस। इसके अंदर आता है जियो सिम कार्ड्स, जियो फाइबर ब्रॉडबैंड, जियो फोन, डिजिटल एप्स लाइक जियो टीवी और जियो सिनेमा। तीसरे नंबर पे है रिटेल। इसके अंदर आता है रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट और जियो मार्ट। चौथे नंबर पे है फैशन। इसके अंदर आता है रिलायंस ट्रेंड्स और आजियो। पांचवे नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर आता है रिलायंस डिजिटल। 6 नंबर पे है फार्मा। इसके अंदर आता है सिर्फ नेटमेट्स। 7वें नंबर पे न्यू एनर्जी। इसके अंदर आता है सोलर पीवी मॉड्यूल्स, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स और एडवांस्ड बैटरीज। और फाइनली 8वें नंबर पे है मीडिया और एंटरटेनमेंट। इसके अंदर आता है टीवी चैनल्स जैसे वायाकॉम 18 पार्टनरशिप, कलर्स, MTV इंडिया, CNBC टीवी, नेक हिस्ट्री टीवी, बुक माई शो एंड बुक, और जियो टीवी और जियो सिनेमा भी इसके अंदर है। आइए अब थोड़ा कंपनी के नंबर्स देखते हैं। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैपिटल है 19,16,589 करोड़, और जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे कंपनी के शेयर प्राइसेस है 1416 रुपए। कंपनी का प्रेजेंट पीई रेशियो है 27.5%, जो इंडस्ट्री पीई रेशियो 20 यानी 20 से ज्यादा है। मतलब कंपनी पीई के हिसाब से ओवर वैल्यूड है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.36%। कंपनी का ROCE है 9.43%,
जो थोड़ा कम है, लेकिन एक हेल्दी लार्ज कैप कंपनी के हिसाब से 12 से 15 एक सही अमाउंट माना जा सकता है। कंपनी का प्लेज परसेंटेज 0 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कंपनी के पास डेप्थ है 3,69,575 करोड़, लेकिन उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास रिजर्व है 8,29,668 करोड़ रुपए। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.44, जो बहुत ही अच्छा है। कंपनी का पिछले 5 सालों में सेल्स ग्रोथ हुआ है 10.1% और पिछले 5 सालों से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 10.2%। कंपनी का नेट ब्लॉक है 10,92,041 करोड़ रुपए। नेट ब्लॉक का मतलब है कंपनी का टोटल फिक्स एसेट से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने पर जो रहता है उसको ही नेट ब्लॉक कहते हैं। ये जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है। अब आइए कंपनी का क्वार्टरली रिपोर्ट देखते हैं। कंपनी का सेल्स ज्यादा कुछ खास ग्रो नहीं कर रहा है, सिर्फ एक जगह स्टेबल है, लेकिन मार्च 2025 में सेल्स इम्प्रूव हुआ था। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, मार्च 2024 में हुआ था 2,36,533 करोड़ का सेल्स। उसके बाद जून 2024 में 2,31,784 करोड़ का सेल्स हुआ और मार्च 2025 में हुआ था 2,61,388 करोड़ का सेल्स। अगर हम लोग क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो फिर इम्प्रूव हुआ है। कंपनी का क्वार्टर टू क्वार्टर 8.92% इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर सेल्स 10.51% इंक्रीज हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट में भी कोई खास ग्रोथ नहीं दिख रहा है। टैक्स में थोड़ा कम होने के लिए नेट प्रॉफिट में कुछ दिख रहा है। जून 2024 में नेट प्रॉफिट किया था 17,445 करोड़ का, जो धीरे धीरे इंक्रीज होते होते 22,611 करोड़ पे आया है, जो अच्छी बात है। और उसके बाद अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस भी लास्ट 4 क्वार्टर से इंक्रीज हो रहा है, जो एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। अब आइए इंडिविजुअली रिलायंस जियो का डेटा देखते हैं। रिलायंस जियो का ऑपरेटिंग रेवेन्यू मार्च 2024 से मार्च 2025 तक इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू पर ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 15.6% का ग्रोथ हुआ है और EBITDA ग्रोथ हुआ है 17.9% का। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रिलायंस जियो में ऑपरेटिंग रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप देखने को मिला था, अप्रोक्सीमेटली CAGR 13% का। ये जंप टैरिफ हाइक के वजह से ही आया है और रिटेल बिजनेस से कंपनी का ईयर और ईयर 16% का ग्रॉस रेवेन्यू आया है। EBITDA में 15% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 13% का जंप हुआ है, जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। अब थोड़ा नजर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स पर रखते हैं, क्योंकि इस एनुअल रिपोर्ट में आप लोगों को कंपनी के नंबर्स काफी अच्छा लगेगा। जैसे कि मार्च 2020 में 5,96,679 करोड़ का सेल्स हुआ था, लेकिन कोविड के लिए इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन हुआ, जिसका इम्पैक्ट कंपनी का मार्च 2021 में दिख रहा है। उसके बाद जब सब नॉर्मल हुआ तब से कंपनी का सेल्स इंक्रीज ही हो रहा है। जैसे कि मार्च 2021 में सेल्स हुआ था 4,66,307 करोड़ रुपए का। मार्च 2022 में हुआ 6,94,679 करोड़। मार्च 2023 में हुआ 8,76,396 करोड़। मार्च 2024 में हुआ 8,99,041 करोड़ और फाइनली मार्च 2025 में सबसे हाईएस्ट सेल्स किया है, जो कि है 9,64,693 करोड़, जो कि एक मैसिव नंबर है। उसके बाद अगर हम लोग एक्सपेंसेस में देखें तो कंपनी का थोड़ा एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, जो कि नेग्लिजिबल है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, एक्सेप्ट मार्च 2021 को, जिसका रीजन आपको पता है। मार्च 2021 में कंपनी ने 53,739 करोड़ रुपए, उसके बाद मार्च 2022 में 67,845 करोड़ रुपए, मार्च 2023 में 74,088 करोड़ रुपए, मार्च 2024 में 79,020 करोड़ रुपए और 2025 में मैक्स नेट प्रॉफिट 81,309 करोड़ रुपए हुआ था। सही तरीके से देखने के बाद हम लोगों को ये पता चलता है कि मार्च 2021 से मार्च 2025 तक मतलब 4 सालों में नेट प्रॉफिट 51.30% यानी कि 51.30% का ग्रोथ हुआ है और उसके बाद EPS मतलब अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। आइए दोस्तों, अब थोड़ा कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। कंपनी के बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल मार्च 2024 में 6,766 करोड़ से मार्च 2025 में 13,532 करोड़ हो चुका है। तो बता दूं मैं कि ये इक्विटी कैपिटल कंपनी का एक अच्छा चीज भी है और एक खराब चीज भी। एक कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल से पैसा आता है
जो पैसा कंपनी एक्सपैंड और डेब्ट क्लियर कर सकता है। और दूसरा चीज है कंपनी का प्रोमोटर्स का स्टैक थोड़ा रिड्यूस हो जाता है इससे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं कि कंपनी का बोरोइंग्स जो है वो रिड्यूस हो रहा है और रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, जो कंपनी के लिए अच्छा है। कंपनी का मार्च 2024 में डेब्ट था 4,58,991 करोड़ का और उसके अगेंस्ट में रिजर्व था 7,84,715 करोड़ का। उसके बाद मार्च 2025 में डेब्ट रिड्यूस होकर 3,69,575 करोड़ हो चुका है और उसके अगेंस्ट में रिजर्व है अभी 8,29,668 करोड़ का। कंपनी का फिक्स एसेट में मैसिव इंक्रीज हुआ है, जो कि मार्च 2024 में था 7,79,985 करोड़ का, वो अब मार्च 2025 में बन चुका है 10,92,121 करोड़ का, जो बहुत ही अच्छा है कंपनी के लिए। अब फिक्स एसेट्स क्या है? फिक्स एसेट्स वो है जिसके अंदर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर्स आता है। आइए अब थोड़ा कैश फ्लो देखते हैं कंपनी का। कैश फ्लो में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शंस का नंबर कंटिन्यू पॉजिटिव में है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है। मार्च 2021 में कम सेल्स होने के कारण कम नंबर्स दिख रहा है, जिसका रीजन आप लोगों को पता है। उसके बाद से मार्च 2022 में 1,10,654 करोड़ से लेके मार्च 2025 में 1,78,703 करोड़ हुआ है। इन पैसों से या इस अमाउंट से कंपनी इन्वेंटरी ऐड करता है, एम्प्लॉइज को सैलरी देता है और लोन का इंटरेस्ट और टैक्स पे करता है। उसके बाद आता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इस सेक्शन में नंबर्स हमेशा नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है बाहर ग्रोथ के लिए, जैसे कंपनी दूसरा कोई छोटा बिजनेस को एक्वायर कर रहा है, लैंड परचेस कर रहा है फैक्ट्री बनाने के लिए और भी बहुत सारे कुछ। मार्च 2023 से मैसिव इन्वेस्ट कर रहा है रिलायंस। कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी सेक्शन में भी नंबर्स नेगेटिव होने चाहिए। नेगेटिव होगा तभी कंपनी लोन चुका पाएगा। अगर पॉजिटिव हुआ उसका मतलब कंपनी फिर से कोई न्यू लोन लिया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि मार्च 2022 और 2023 में नंबर्स पॉजिटिव में है, मतलब लोड ऐड हुआ है। उसके बाद मार्च 2024 और 2025 में फिगर्स नेगेटिव है, मतलब कंपनी ने लोन रीपेमेंट किया है, जो अच्छा है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज में कुछ खास चीज देखने को नहीं मिला है, क्योंकि मार्च 2020 में वर्किंग कैपिटल डेज -110 दिन का था, लेकिन वो मार्च 2025 में हुआ 21 दिन का। ये अच्छा नहीं हुआ। जितना फिगर छोटा होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि कंपनी के गुड्स से कैश में कन्वर्ट होने में पहले कम वक्त लगता था, अभी ज्यादा वक्त लग रहा है, जो स्पेसिफिकली मुझे अच्छा नहीं लगा। आप लोगों का इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिख रहा है प्रोमोटर्स का अच्छा स्टेक है कंपनी में। माइनर सा चेंज है मार्च 2022 से मार्च 2025 तक, जो उतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है। FII का थोड़ा सा स्टेक डिक्रीज हुआ है और वही स्टेक DII ने खरीद लिया है। आप लोगों को पता नहीं होगा, लास्ट ईयर एंड में FII सेल के ऊपर सेल कर रहा था और उसी का इम्पैक्ट है ये। तो घबराने की कोई बात नहीं है, कंपनी का स्टेक स्ट्रॉन्ग हैंड्स पे ही आ गया है। तो ये रहा कंपनी का फाइनेंशियल डेटा। अब थोड़ा कंपनी का मैनेजमेंट और फ्यूचर स्ट्रेटेजी के ऊपर आंख लगाते हैं। नंबर 1, कंपनी इंडिया का जो इंटरनेट इकोनॉमी है उसको डोमिनेट करने के लिए अपना जियो 5G नेटवर्क और भी बेहतर कर रहा है। नंबर 2, रिलायंस रिटेल को ग्रो करने के लिए कंपनी अपना ब्रांड और दूसरे छोटे ब्रांड्स को एक्वायर यानी कि खरीद रहा है। नंबर 3, न्यू एनर्जी जैसे सोलर फैक्ट्री और ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो पाए। कंपनी ने स्टार्ट किया है 1 गीगावाट सोलर पैनल प्रोडक्शन लाइन से, जिसका टारगेट है 2026 तक 10 गीगावाट करना। चौथा है कंपनी गुजरात के कांडला में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का फोकस कर रहा है और कंपनी का टारगेट यानी कि एम है 2030 तक प्रोडक्शन कॉस्ट को घटा के $1 पर किलो पे लाएगा। नंबर 5, कंपनी एक इकोसिस्टम बना रहा है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। एक फैसिलिटी बना रहा है जहां पे सोलर पैनल बैटरीज के लिए 2000 एकड़ प्लॉट डेडिकेट किया गया है प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद 2027 से लेकर 2030 तक कंपनी रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो के ऊपर अलग से IPO लॉन्च कर सकता है। कंपनी ऐसे खुद को प्रिपेयर कर रहा है जैसे कंपनी ग्रीन एनर्जी में लीडर रहे हमेशा। सबसे यूनिक और इनोवेटिव बात है कि 2030 के बाद से कंपनी
प्लान कर रहा है कि फॉसिल फ्यूल से हट जाएगा और रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करेगा। टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म और कंज्यूमर बिजनेस में ग्लोबल लीडर होने का प्लान बना रहा है वो। और फाइनली कंपनी का रिटेल सेगमेंट में विजन है कि 1000 मिलियन स्क्वायर फीट का स्पेस होगा। तो अभी तक था कंपनी के सारे स्ट्रेंथ्स के बारे में। अब आइए कंपनी के कुछ वीकनेस भी देख लेते हैं। पहला है, कंपनी का कैश फ्लो का मेजर चंक आता है O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस से। कंपनी का प्रॉफिट ऊपर नीचे तभी हो जाता है जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आता है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट होता है, तब मटेरियल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। कंपनी हाई कैपेक्स कर रहा है 5G सेगमेंट, ग्रीन एनर्जी सेगमेंट और रिटेल एक्सपेंशन में। ये सब तभी आउट ऑफ कंट्रोल या फिर मुसीबत में आ जा सकता है अगर फाइनेंस ठीक से कंट्रोल नहीं हुआ तो। तीसरा है, टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर में गवर्नमेंट का कुछ स्क्रूटनी या शिफ्टिंग रेगुलेशन है जो कंपनी को मानना पड़ेगा। और फाइनली है, रिलायंस इंडस्ट्रीज हेविली डिपेंड है मुकेश अंबानी जी के ऊपर और उनके लीडरशिप पे, उनका स्ट्रेटजी, उनका विजन के ऊपर। इन्वेस्टर और मार्केट दोनों ही चिंता में पड़ सकते हैं अगर मुकेश अंबानी जी फ्यूचर में ना रहे तो। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में जो भी मुमकिन और जरूरी इंफॉर्मेशन थी वो आपको मिल चुकी है। याद रहे, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस बनाई गई है, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर आपको स्टॉक खरीदना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और अच्छी नई कंपनी को लेके। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग।